So today we are going to start a new chapter that is the marketing mix. And marketing mix में हम लोग बात करेंगे about the product. तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मार्केटिंग मिक्स का ओवरव्यू देता हूँ. मार्केटिंग मिक्स होता है क्या है? मार्केटिंग mix is a term that which is used to describe all the activities which go into marketing a product or service. Basically marketing mix एक collective term है, सही है, जो कि decisions business लेता है in order to market its product. तो ये कलेक्टिव टर्म जो है इसके अंदर बेसिकली सारे डिसीशंस आ जाते हैं कलेक्टिवली कि बिजनेस किन किन चीजों पे डिसीशंस लेगा. तो मार्केटिंग मिक्स कंप्राइजेज ऑफ 4 P's. मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 P's आते हैं एंड दोज 4 P's आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ये 4 की डिसीशंस हैं आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के. ये चारों पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो डिसीशंस लेता है. ठीक है, इन चारों चीजों पे कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्राइस क्या सेट करनी है, प्लेस और प्रमोशन. सो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ दीज डिसीशंस दैट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉलो. जैसे प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी होगी, प्रमोशनल स्ट्रेटजी होगी, प्रोडक्ट बनाने की कोई स्ट्रेटजी होगी. तो मतलब दीज आर द 4 P's. The 4 P's of the marketing mix is product. This applies to the goods and service itself, its design, its features, its quality. तो ये सारे डिसीशंस के क्या क्वालिटी, क्या फीचर्स, क्या डिजाइन होगा प्रोडक्ट का, तो ये सारी चीजें जो है वो आपका मार्केटिंग डिसाइड करता है. तो ये डिसीजन जो है वो फर्स्ट पी के अंदर, दैट इज द प्रोडक्ट के अंदर, ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. फिर आपका प्राइस होता है. प्राइस के अंदर बेसिकली आप ये डिसाइड करते हो कि हम लोग प्रोडक्ट कितने का बेचेंगे मार्केट के अंदर. ठीक है, एंड फॉर दैट यू हैव डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज विच यू लुक इनटू. सही है, अगर आपके, जाहिर सी बात है, आपकी जो प्राइसिंग होगी इट विल बी अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, द मार्केट दैट यू आर टारगेटिंग. बेसिकली आपकी मार्केट में अगर बहुत सारे लो इनकम अर्नर्स हैं लेकिन आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई चार्ज कर रहे हो, सो दैट विल नॉट बी अ सूटेबल स्ट्रेटजी. तो ये जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ये मेक श्योर ये करा जाता है कि जो मार्केट है उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग हो रही हो. मतलब कि आपकी मार्केट के अंदर जो लोग हैं या मार्केट का जो टाइप है उस हिसाब से जो है वो ये डिसीजंस लिए जा रहे हों. फिर उसके बाद प्लेस के बारे में बात करते हैं. प्लेस इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर सेलेक्टेड. तो बेसिकली प्लेस होता है आपका कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू द कंज्यूमर्स. मतलब कि इसके अंदर आपके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और सबसे ज़्यादा सूटेबल जो बिजनेस के लिए होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो इस्तेमाल कर रहा होता है. जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सेलिंग होती है. डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस खुद डायरेक्टली सेल कर रहा है टू द कस्टमर. फिर वो बीच में या तो कोई प्लेयर्स आ जाते हैं आपके, जैसे कि होलसेलर या रिटेलर, फिर उसके बाद कंज्यूमर तक चीज़ें पहुंचती हैं. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड देन वी हैव द प्रमोशन. प्रमोशन के अंदर बेसिकली हम मार्केट के हिसाब से अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमारी मार्केट है क्या और वो एड्स वगैरह कहाँ पे देखेंगे हमारे, और हम उनसे कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे रोल्स रॉयस विल नेवर एडवर्टाइज इटसेल्फ ऑन द टेलीविजन. ठीक है, बिकॉज दे नो दैट द वन हु विल बाय देम विल नॉट बी वेस्टिंग टाइम और दे विल नॉट बी यूजिंग टेलीविजन. इंस्टेड वो अपना एड बिजनेस मैगजीन्स वगैरह में दे सकते हैं. या फिर अव्वल तो एड, उनका ब्रांड नेम इतना स्ट्रांग है, वो अपनी प्रमोशन कैसे करते हैं, बाय गिविंग कार्ड्स टू द सेलिब्रिटीज. तो मतलब उनका ब्रांड नेम इतना स्ट्रांग है कि वो डिफरेंट प्रमोशनल टेक्निक्स उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं. सो ओवरऑल ये दीज आर द 4 P's और इन चारों पे हमारा एक एक चैप्टर बेस करता है जिसके अंदर हम चारों की स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द मार्केटिंग मिक्स इज द प्रोडक्ट. तो अब चलते हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट मेक्स अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल. सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक प्रोडक्ट अगर आप बनाने जा रहे हो तो आपका प्रोडक्ट कैसे सक्सेसफुल होगा. अलिशा बेटा, यहाँ तक समझ आ रही है चीजें? जी सर, आ रही है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट मेक्स अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल. A successful product satisfies existing needs and wants of consumers.
A successful product satisfy the needs and wants of customers. जाहिर सी बात है, एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए उसको आपको मार्केट में बेचना जरूरी है, और मार्केट में प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब उसकी वांट, वो कंज्यूमर की एक वांट होगा या फिर कंज्यूमर की वो नीड होगा. So you should make sure that you make the product according to the need and wants of the customers so that your product is very successful. फिर उसके बाद डिजाइन की बात करते हैं. डिजाइन, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, क्वालिटी शुड ऑल बी कंसिस्टेंट विद द प्रोडक्ट्स इमेज. आपके प्रोडक्ट सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब उसका डिजाइन, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी क्वालिटी, सारी चीजें इन प्लेस हो और अच्छी हो. फिर उसके बाद तीसरा है आपका केपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग न्यू वांट्स फ्रॉम कंज्यूमर्स. आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब आप स्टिमुलेट करो नई वांट्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिर्फ जो आपसे खरीदते आ रहे हैं प्रोडक्ट, सिर्फ वही इंटरेस्टेड ना हो आपका प्रोडक्ट खरीदने में. इंस्टेड देयर मस्ट बी न्यू कंज्यूमर्स हु आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट एंड दे आर विलिंग टू बाय योर प्रोडक्ट. सो यू शुड मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट इज अट्रैक्टिव. फिर इसके बाद your प्रोडक्ट शुड नॉट बी टू एक्सपेंसिव. मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए. आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो लोगों की जो बाइंग रेंज है या बाइंग पावर है उसमें से वो बाहर निकल जाएगा. तो आप जो भी मार्केट को टारगेट कर रहे हो, आपको पहले तो देखना है उसको कि वो प्राइस क्या पे कर सकता है. सो यू, इफ योर प्रोडक्ट इज वेरी मच एक्सपेंसिव, देन द प्रोडक्ट विल नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट, और उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा. फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब आप कॉम्पिटिटर से पहले एक्शन ले लें मार्केट के अंदर. मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट में चेंज लेकर आना है तो कॉम्पिटिटर से पहले आप वो चेंज लेकर आ जाएं. फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्यूल कार्ड से हम लोग अब मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक कार्स, तो इलेक्ट्रिक कार्स जिन्होंने सबसे पहले निकाली, वो उनको एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिल गया. सही है. उनको एक कंपेटिटिव एडवांटेज क्या मिला कि मार्केट में सिर्फ वही सेलर्स थे. ठीक है. और कस्टमर्स को अगर कोई इलेक्ट्रिक कार्स चाहिए थी तो वो सिर्फ उनसे ही खरीदे थे, जैसे टेस्ला हो गया. ठीक है. अब देयर वाज ओनली एन इलेक्ट्रिक कार, स्टार्टिंग में टेस्ला ही जो है वो इलेक्ट्रिक कार थी. तो लोगों ने उसको खरीदा. फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी ब्रांड्स ने भी अपनी अपनी कार्स लॉन्च करना शुरू कर दी. तो बेसिकली टेस्ला वाज द फर्स्ट बिजनेस, सो दैट इज व्हाई टेस्ला बिकेम अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट. Has something very distinctive that makes it appear different. प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का डिजाइन, कुछ ऐसा डिस्टिंक्टिव फीचर होना चाहिए जिसको हम यूएसपी कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट. उसके अंदर एक ऐसा डिस्टिंक्टिव फीचर होना चाहिए कि वो उसको डिफरेंट बना दे फ्रॉम ऑल दी अदर कॉम्पिटिटर्स. फॉर एग्जांपल, अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल के अंदर एक डिस्टिंक्टिव फीचर उसका iOS है. यू कैन नॉट फाइंड iOS इन एनी अदर मोबाइल. So that makes Apple a successful brand because it has its own operating software and it is exclusively in Apple only, and you cannot see it in any other mobile brands. जैसे कि Android can be seen in Samsung, मतलब महंगे से महंगा फोन, and can also be seen in Infinix, सस्ते से सस्ता फोन. दोनों में क्या कॉमन चीज है? दोनों में Android है, लेकिन iOS is exclusively in iPhones. So these all things makes your product successful product. Is that clear, guys? समझ आ रही है यहाँ तक बात? Yes. Yes, sir. All right. Moving on to product development. अब जाहिर सी बात है, आपका बिजनेस का जो सबसे पहला स्टेज होता है प्रोडक्ट बनाने का होता है, which is also known as product development. तो बिजनेस को फायदे क्या होते हैं कि अगर वो डेवलप करे न्यू प्रोडक्ट्स. न्यू प्रोडक्ट्स मतलब ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है. अब जैसे कि टोयोटा है, टोयोटा इज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, लेकिन अब वो नए प्रोडक्ट्स बनाने की तरफ जा रहा है. वो नए प्रोडक्ट्स क्या हैं? वो नए प्रोडक्ट्स आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं. तो ये सारे इसके नए प्रोडक्ट्स हैं. सो बेसिकली व्हाट विल बी द बेनिफिट दैट टोयोटा इज एमिंग फॉर? नंबर वन, डाइवर्सिफिकेशन फॉर द बिजनेस.
इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक कार्स की इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है, सही है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फ्यूल कंज्यूमिंग कार्स जो है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा लो हो जाएगी। तो उस चीज से बचने के लिए व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इज दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर रिस्क, कि चलो अगर फ्यूल एफिशिएंट कार्स की डिमांड कम भी हो जाए तो हम उसको बंद कर देंगे प्रोडक्शन, एंड वी आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड कार्स, तो वो जो है वो ज्यादा हम लोग सेल कर पाएंगे। सो यू हैव डाइवर्सिफिकेशन फॉर द बिजनेस, दैट अगर किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो आपके दूसरे नए प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में सेल हो रहे होंगे। सेकेंडली, इट अलाउज द बिजनेस टू एक्सपैंड इनटू न्यू मार्केट्स। आपके मार्केट नई मार्केट्स में आप एंटर हो सकते हो। फॉर एग्जांपल डनलॉप, डनलॉप स्टार्टेड मेकिंग टायर्स एज अ बिजनेस। जब उसने स्टार्ट करा था तो उसका इनिशियल था डनलॉप टायर्स, बट as the gradually they entered into the sports market as well, टेनिस मार्केट में वो एंटर हुए, they started making tennis balls and tennis rackets। जो टेनिस खेलते हैं ना आपके ये रॉजर फेडरर और ये लोग, तो बेसिकली वो गेम के लिए उन्होंने फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दिया। तो दैट इज ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन। एंड बेसिकली क्या हुआ कि आपकी एक नई मार्केट बन गई। मतलब आपके टायर्स की तो मार्केट थी जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, लेकिन अब आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी आ गए। तीसरी चीज है दैट इज कि अगर आप नया प्रोडक्ट डेवलप करते हो, सो यू आर एबल टू क्रिएट अ यूएसपी, दैट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट। और यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन हो ऐसी जो कि आपके प्रोडक्ट को अलग बनाए फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। तो यूएसपी की अगर हम बात करें तो यूएसपी बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगी। सही है, जैसे कि आईओएस भी एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, प्रोडक्ट के डिजाइन, प्रोडक्ट के अंदर कोई फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट का यूएसपी होता है। ठीक है, सही है। बहुत सारी सर्विसेज जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म वाली सर्विसेज हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ऑफर्स लगाती हैं। सही है, जिस जो कि उनका एक यूएसपी होता है जो कि दूसरे किसी बिजनेस के पास या उनके कॉम्पिटिटर के पास आपको नहीं मिलेगा। तो ये स्पेशल फीचर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर होता है जो कि आपके प्रोडक्ट को कंप्लीटली डिफर करता है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं यार सैमसंग और एप्पल में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग बोलेंगे जाहिर सी बात है सर आईओएस का डिफरेंस है। ठीक है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड का है, उसके अंदर जो है वो एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है। तो दिस इज द डिफरेंस इज। एंड जाहिर सी बात है जब आप कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हो मार्केट के अंदर, आपके दिमाग में एक ही चीज होती है कि यार ये थोड़ा सा हटके बनाना है, ये प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा हटके बनाना है। तो उसकी वजह से आप थोड़ा सोचने पे मजबूर होते हो, एंड देन यू क्रिएट अ यूएसपी इन योर प्रोडक्ट। However, there are some limitations of developing new products. What are the limitations? सबसे पहले तो खर्चा। तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग आउट द मार्केट रिसर्च, कि कस्टमर्स को जानना और कस्टमर से पूछना कि भाई आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। सेकेंडली, जो आप ट्रायल वर्जन बनाते हो प्रोडक्ट के, वो सारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा लग रहा होता है, वो सारा खर्चा जो है संक कॉस्ट होता है। संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो आपका प्रोडक्ट चला आगे तो वेल एंड गुड, नहीं चला तो वो सारी कॉस्ट जो है वो संक कॉस्ट बन जाती है। एंड थर्डली, द लॉस ऑफ कंपनी इमेज इफ द प्रोडक्ट फेल्स टू मीट कस्टमर नीड्स। आपका एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा था मार्केट में, आपका ब्रांड नेम अच्छा बन रहा था, आपने एक और प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा, लेकिन वो प्रोडक्ट वाज अ डिजास्टर। अब वो जो नया प्रोडक्ट आपने बनाया मार्केट के अंदर और उसके डिजास्टर होने की वजह से आपका जो पुराना प्रोडक्ट है उसकी भी इमेज कम हो गई, वो भी सेल नहीं हो रहा। तो ओवरऑल आपके ब्रांड इमेज की जो है वो वैल्यू कम हो गई मार्केट के अंदर। सो दिस इज व्हाट a new product can also do, that is it can create a loss for the company if the product is not suitable or not, the new product is not accepted in the market. So these are the advantages and disadvantages of developing a new product. तभी आप लोग को नया प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा सोच समझ के बनाना चाहिए। एक मिनट। तो अब आपका बिजनेस नया प्रोडक्ट बनाता कैसे है? व्हाट इज द प्रोसीजर टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट? तो सबसे पहले तो दे जनरेट आइडियाज। अब आइडियाज जनरेट करना कहीं काफी सोर्सेस से आइडियाज आते हैं आपके पास। आप कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट देखते हो तो आपके दिमाग में आइडिया आ जाता है।
आप कस्टमर की सजेशन सुनते हो तो आपके पास आइडिया आ जाता है। आप एम्प्लॉय से पूछते हो तो आपके पास आइडिया आ जाता है। आपका एक डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका काम यही है कि नए प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करते रहना, तो वहां से आपके पास आइडिया आ जाता है। फिर आपका सेल्स डिपार्टमेंट होता है जो कि आपको आइडियाज दे रहा होता है। तो ओवरऑल बेसिकली these are the sources from where you can get the ideas. Now, when once you get an idea, you select the best idea for the further research. बेसिकली जाहिर सी बात है, आप हर आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये कुछ आइडियाज होते हैं जो कि रेलेवेंट होते हैं आपके बिजनेस से, और कोई आइडियाज होते हैं जो कि इररेलेवेंट होते हैं। तो व्हाट यू डू इज यू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आइडिया एंड यू रिसर्च फर्दर इनटू इट। अब रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में ये होता है कि प्रोडक्ट बनेगा कैसे, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, मार्केट इसकी कितनी होगी, तो मतलब ऑल दीज डिसीजंस। फिर उसके बाद तीसरा है डिसाइड इफ द कंपनी विल बी एबल टू सेल इनफ। आपने ये मेक श्योर करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी विल बी एबल टू सेल इनफ और नॉट? मार्केट रिसर्च करके। आप मार्केट में उतरेंगे, कस्टमर से पूछेंगे भाई अगर इस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में बन रहा हो तो आप उस चीज को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। सो यू विल गेट टू नो दैट के आपके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो बेसिकली आप ये देखेंगे, फिर आप उसके साथ साथ अपनी कैलकुलेशंस भी कर रहे होंगे कि भाई आपके पास कितना जो है वो जगह है, कितनी स्पेस है, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो कितनी जगह पे बन रहा है। तो ये नया प्रोडक्ट अगर आएगा मार्केट में तो क्या हम इसको बना पाएंगे और बेच पाएंगे सही तरीके से या नहीं। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो एंड यू फील कि नहीं यार सही है, हो जाएंगी सारी चीजें और प्रोडक्ट सेल भी हो जाएगा, सो नाउ यू डेवलप अ प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप समझ लें आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट बना। प्रोटोटाइप होता है आपका एक तरीके से डेमो वर्जन। ठीक है। अब वो प्रोटोटाइप जो है वो आपका एक फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, या आपने कोई वीडियो बना ली है उसकी प्रोटोटाइप की, तो आपने कॉस्ट बचाने के लिए एक वीडियो बना के उस चीज को समझ लिया। तो डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप के आपको एक अंदाजा हो जाए कि आपका प्रोडक्ट दिखेगा कैसे, फाइनल प्रोडक्ट। सही है। और वो मतलब क्या शेप रखेगा, क्या कलर्स होंगे उसके, मतलब एक समझ ले एक आइडिया हो जाता है आपको कि किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद after that you develop a product and you launch it into a specific market to test। आप क्या करते हो, आप टेस्ट मार्केटिंग करते हो, और टेस्ट मार्केटिंग होती है जब आप एक स्पेसिफिक एरिया में लॉन्च करते हो प्रोडक्ट को। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यूएई की बात करें तो यूएई में एक स्पेसिफिक एरिया, शारजा में हम लोग जो है वो सिर्फ, और शारजा की भी एक स्पेसिफिक एरिया में हम लोग जो है वो प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं और कस्टमर का फीडबैक ले रहे हैं। And if the feedback is positive, then we will go for a full launch of the product. These are the 6 stages of developing a new product. First of all, you generate the ideas. Secondly, you research further into the market. Thirdly, you will decide whether the company will be able to sell the product or not. Fourth is basically you develop a prototype. Fifth is to test the market, and sixth is to get the full launch of the product. If the product is successful, or if the launch of the product or the testing of the product is really successful, so you go for a full launch of the product। ठीक है जी, समझ आ गई बात बच्चों? जी सर। किस तरीके से प्रोडक्ट Yes, sir. बनाते समझ आ गया? जी सर। Yes, sir. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड इमेज। अब ब्रांड इमेज और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे आपसे एक सवाल करना है, वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड? प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या डिफरेंस होता है? Sir, a product is a thing which is made by the company or any brand, and a brand is the image of the company overall. ओके। शूज, शूज प्रोडक्ट है ब्रांड है? Product. शूज इज अ प्रोडक्ट। लेकिन अब मैं शूज से नाइक शूज, रीबॉक, सर आपकी आवाज कट रही है। जूते हैं,
तो आपकी आवाज नहीं आ रही। इस क्या कह रही है, कह रही है। हेलो, अब सही है आवाज? यस सर। अच्छा जी, तो मैं यही बता रहा था आपको कि भाई शूज तो आपका हो गया ब्रांड, लेकिन अगर इन शूज को नाइकी का जूता है या एडिडास का जूता है, तो नेम ऑफ द बिजनेस इज द ब्रांड। तो इसको हम कहते हैं गिविंग ब्रांड इमेज टू द बिजनेस, सो टू द प्रोडक्ट। So brand image is an image or identity given to a product which gives it a personality of its own and distinguishes it from the competitors' brands. So what actually the branding process is, branding may you give a unique name, a brand name to the product, and branding के through you can charge a higher price of your product than the unbranded products. एक नाम वाला प्रोडक्ट ज्यादा महंगा बिकता है as compared to a product with no name. Then creates a brand image. Basically कस्टमर भी अपने आप को उस ब्रांड इमेज के साथ एसोसिएट करना शुरू कर जाता है। जैसे समझ लें एक अमीर आदमी है, ठीक है, अगर एक अमीर आदमी आपको कोई चीज दे रहा है, तो आप अपनी कोई चीज दे रहा है, तो आप सोचते हो कि यार मैं अगर उसकी चीज रखूंगा तो शायद मेरा भी लेवल वही हो जाए। तो इस तरीके से ब्रांड इमेज भी इसी तरीके की कुछ काम करता है। ब्रांड इमेज ये करता है कि यार एक अगर बड़ी कंपनी है, वो बड़ी कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो आप उस बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करके यू फील कि यार मैं उस बड़ी कंपनी से मुझे रिकग्निशन मिलेगी। सही है, वो जो कंपनी है उसका अगर मैं प्रोडक्ट पहनूंगा तो मुझे जो है लोग रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ओरिजिनल नाइकी के जूते पहने हुए, ठीक है, और किसी ने नोटिस कर लिया कि यार जूते तो बड़े अच्छे हैं नाइकी के, तो ये चीज आपको एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट करती है, दैट इज ह्यूमन नेचर। ठीक है, आपके अगर आपने कोई ब्रांडेड क्लोथ्स या ब्रांडेड कोई बैग या पर्स या इस तरीके की कोई चीजें आपने रखी हुई हैं, सही है, और उससे उस पे जो है वो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो बेसिकली यू फील गुड। तो वो कॉम्प्लीमेंट मिलता है थ्रू द ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज नहीं होता आपका भाई, अगर पर्स है फॉर एग्जांपल एमके का पर्स है, तो अगर एमके का पर्स नहीं होता तो आपको, अगर ऐसी कोई रैंडम होता तो आपको शायद वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं होती, क्योंकि कोई पहचानता ही नहीं उसको। लेकिन वो एमके का पर्स है तो लोग उसको पहचान रहे हैं, सही है, तो दैट विल गिव यू अ सेटिस्फैक्शन एज वेल। फिर इट एनकरेजेस द कस्टमर टू कीप बाइंग इट। अब जब सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी सो यू विल बिकम ब्रांड लॉयल टू इट। जाहिर सी बात है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा चल रहा है, तो फिर व्हाई चेंज द ब्रांड, बी ब्रांड लॉयल। फिर यूनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग के थ्रू आपकी पैकेजिंग भी यूनिक होती है। जाहिर सी बात है, आप देखें हर प्रोडक्ट की डिफरेंट पैकेजिंग होती है। जो भी प्रोडक्ट जो कि डिफरेंट नेम से आते हैं, जैसे चिप्स हैं, एक जैसे चिप्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग कंपनीज बना रही हैं, तो उसमें ब्रांडिंग में पैकेजिंग में चेंज आ जाएगी। फिर ऑलवेज ऑफ द सेम स्टैंडर्ड, ब्रांडिंग से ये हो जाता है कि बिजनेसेस दे बिकम रिस्पॉन्सिबल। व्हाई दे बिकम रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज दे हैव एसोसिएटेड देयर नेम विद द प्रोडक्ट, so they make sure that कि जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं it should be always of the same quality और same standard, then higher quality than unbranded products। आपका प्रोडक्ट जो है वो हायर क्वालिटी का होना चाहिए। हायर क्वालिटी का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, ब्रांडिंग जब आप कर देते हो प्रोडक्ट की, तो नाउ योर नेम और आइडेंटिटी आपने दी है प्रोडक्ट को। अब जब आप प्रोडक्ट को आइडेंटिटी देते हो और अपने साथ एसोसिएट करते हो उसको, तो आपको फिर अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करनी होती है। तो ब्रांडिंग से ये होता है कि businesses become responsible, and as their name is associated with with the product, so they try to bring the quality to it, and needs advertising to reinforce the brand qualities। जैसे एक वक्त में पाकिस्तान में हर वक्त क्यू मोबाइल का एड चल रहा होता था, सही है, क्यू मोबाइल क्यू मोबाइल क्यू मोबाइल, इतनी ज्यादा प्रमोशन होती थी क्यू मोबाइल की, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। तो बेसिकली वो क्या था, वो एडवर्टाइजिंग टू री इन्फोर्स। एडवर्टाइजिंग टू री इन्फोर्स का मतलब यही होता है कि आप इतनी इतनी एडवर्टाइजिंग करो कि लोगों को लगे कि बस एक ही फोन मिलता है मार्केट में, इसके अलावा कोई और फोन है ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो ब्रांडिंग से यू कैन
get all these benefits. So brand loyalty भी हमने डिस्कस करी कि ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है, कि कस्टमर जब आपसे ही खरीदता रहता है बार बार, सो ब्रांडिंग से यू मेक योर कस्टमर्स ब्रांड लॉयल एज वेल. मूविंग ऑन. अब प्रोडक्ट को आप ऐसे ही खुला नहीं रखते, प्रोडक्ट को आपको पैकेजिंग में डालना होता है. जाहिर सी बात है, पैकेजिंग इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर. पैकेजिंग बेसिकली करती क्या है? पैकेजिंग इज अ फिजिकल कंटेनर और रैपिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. तो पैकेजिंग होती क्या है? पैकेजिंग इज अ फिजिकल कंटेनर और रैपिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, और ये बेसिकली क्रिएट करती है प्रमोशन एंड सेलिंग अपील ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब कि अगर आप देखें तो पैकेजिंग अगर किसी भी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी हुई भी हो, तो आपका दिल करता है कि यार आप वो प्रोडक्ट खरीद लें. तो दैट इज नोन एज सेलिंग अपील. सेलिंग अपील का मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा पैकेजिंग में है कि कस्टमर उसे खरीदना चाह रहा होता है. तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि कस्टमर्स खरीद रहे होते हैं, स्पेशली लड़कियां, जो उनको बड़ी पैकेजिंग बड़ी क्यूट लगती है, बड़ी अच्छी लगती है, और वो बोलते हैं नहीं यार ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, इसकी पैकेजिंग देखो कितनी अच्छी है. ठीक है. तो इस तरीके की चीजें जो हैं, पैकेजिंग के थ्रू प्रोडक्ट की सेल्स वगैरह भी इंक्रीज हो सकती हैं. तो प्रोडक्ट का एक फीचर है, दैट इज द पैकेजिंग. तो पैकेजिंग के क्या फीचर्स हैं, पैकेजिंग को क्या करना चाहिए? पैकेजिंग शुड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट. इट शुड बी suitable फॉर द प्रोडक्ट टू फिट इन. द पैकेजिंग शुड बी आई कैचिंग. दूर से दिख जाए ना, दूर से इंटरेस्टिंग लगे. कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. आप देखें पैकेजिंग, कोई भी एक बॉटल पैकेजिंग है या एक छोटी सी बबल गम भी पैक हुई हुई है, तो उसके अंदर बेसिकली आपको दिखेगा इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, प्रोडक्ट कहाँ बना है. तो बेसिकली इट शुड कैरी द इंफॉर्मेशन, but it should also प्रमोट द ब्रांड इमेज. मतलब कि आप देखें हर एक प्रोडक्ट पे जो भी पैक हुआ हुआ होता है, उसके ऊपर उसका मोनोग्राम, उसका लोगो, ब्रांड का जिसने बनाया है, वो सारी चीजें उसके ऊपर मौजूद होती हैं. एंड इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट. आपकी जो पैकेजिंग है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो. सही है. एंड इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम टीवी सेट्स की पैकेजिंग देखें, तो टीवीज आप देखें बिल्कुल एक जैसी पैकेजिंग में आते हैं. सही है. उसके ऊपर कार्टन होता है, कार्टन के अंदर थर्माकोल होता है. सही है, ताकि वो प्रोडक्ट सेफ रहे. तो इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट. मतलब जो आपके कार्टन होगा उसके देखें आप साइड में साइड हैंडल्स होंगे, प्रॉपर पकड़ने की जगह बनी हुई होगी, प्रॉपर बंद होगा ताकि टीवी निकल के गिर ना जाए. तो मतलब कि इट शुड बी इजी टू ट्रांसपोर्ट, कि आप जो है वो पैकेजिंग इस तरीके से करो कि जब आपका प्रोडक्ट होलसेलर रिटेलर की तरफ लेके जा रहा हो, या रिटेलर जो है वो उसके आगे लेके जा रहा हो, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज ना हो. और इट शुड बी इजी टू कैरी. आराम से कैरी करके जो है वो ज्यादा जो है वो लेके जा सके. So these are features of पैकेजिंग. तो पैकेजिंग का रोल भी काफी important होता है प्रोडक्ट के. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अब प्रोडक्ट आपने मार्केट में सेल कर दिया, पैक करके ब्रांड इमेज भी बना दी. अब बात करते हैं प्रोडक्ट की सेल्स की. तो प्रोडक्ट की सेल्स की अगर हम बात करें, तो एक प्रोडक्ट जैसे इंसान जीता है जिंदगी, कि भाई वो पहले चाइल्ड होता है भाई, सही है, पहले बच्चा होता है छोटा, फिर वो बॉय बनता है, फिर वो टीनेजर बनता है, फिर उसके बाद वो अडल्ट बनता है, और उसके बाद ओल्ड बन जाता है, और फिर मर जाते हैं. एक इंसान की इस तरीके की जिंदगी होती है. तो उसी तरीके से एक प्रोडक्ट की भी अपनी जिंदगी होती है. तो वो जिंदगी बताता है हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट that it will pass through from its introduction through its growth until it's mature and then finally its decline. तो बेसिकली आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ये 4 स्टेजेस होते हैं. आप लोग ये देख सकते हैं, ये बना भी सकते हैं आप लोग. ये है आपका एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ. ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ कभी बनाने को नहीं आता, लेकिन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ दिखा क्या रहा है. ये दिखा रहा है आपके 4 स्टेजेस प्रोडक्ट के: इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज. और इन चारों स्टेजेस की सेल्स जो है आपको पता लग रही है कि इन चारों स्टेजेस की क्या सेल्स हो रही है. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे व्हेन यू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, तो यहाँ पे सेल्स आपकी लो है,
क्योंकि लोग अभी प्रोडक्ट को जान रहे हैं, बट इंक्रीजिंग है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर हमारे प्रोडक्ट में इंक्रीज आता है सेल्स का, क्योंकि वो जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ होता है मार्केट के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता सेल्स आपकी बढ़ रही होती है। दूसरा स्टेज है आपका ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज ये ऐसा स्टेज होता है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को ग्रो कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा होता है अपनी सेल्स को, और उसी के साथ आप मार्केट में एक अच्छा ब्रांड रेपुटेशन, एक अच्छी ब्रांड की समझ लें सेल्स अचीव कर रहे होते हैं। फिर आते हैं मैच्योरिटी पे। तो मैच्योरिटी के अंदर आपकी सेल्स कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब यह है कि अब लोग आपको जान चुके हैं, और सिर्फ वही लोग आपसे खरीद रहे हैं जो कि आपके ब्रांड लॉयल कस्टमर्स हैं, जो कि रिपीटिंग कस्टमर्स हैं, जो कि बार बार आके आपसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। कोई नया कस्टमर यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है। तो ग्रोथ स्टेज में यूजुअली नए कस्टमर्स आ रहे होते हैं, नए कस्टमर्स बन रहे होते हैं, तो सेल्स इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन मैच्योरिटी में देयर आर नो न्यू कस्टमर्स, एंड व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ओनली सेलिंग योर प्रोडक्ट टू द ब्रांड लॉयल कस्टमर्स। और फिर एक वक्त आता है कि प्रोडक्ट जो ब्रांड लॉयल कस्टमर्स होते हैं वो भी खरीदना बंद कर देते हैं, या तो उनको कोई बेहतर प्रोडक्ट मिल गया होता है, तो इसलिए वो खरीदना बंद कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेल्स फॉल होना शुरू हो जाती है। और जब सेल्स फॉल होना शुरू हो गई मार्केट में, दैट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ चला गया। एंड यूजुअली फिर आती हैं आपकी एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज। एक्सटेंशन स्ट्रेटजी समझ लें बिजनेस की वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि बिजनेस इंप्लीमेंट करती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट कि आपका मैच्योरिटी पीरियड थोड़ा ज्यादा अरसे चल जाए। वो एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो ओवरऑल अब ये मैंने आपको सिर्फ ये ग्राफ समझाना था जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ है। तो ओवरऑल इस ग्राफ के अंदर देखें तो आपकी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये सारी चीजें जो है वो आपके ग्राफ के अंदर दिखाती है लाइफ साइकिल का ग्राफ। और बेसिकली आपकी जो सेल्स है इन हर एक स्टेज में वो भी आपको दिख रहा होता है। क्लियर हो गई बात बच्चों? यहाँ पे ये ग्राफ समझ में आ गया? जी। ऑलराइट। अब बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का यूजफुलनेस क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की यूजफुलनेस क्या है? बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको हेल्प करता है कि हर स्टेज को आप आइडेंटिफाई करो, और उस स्टेज के हिसाब से आप डिसीजंस लो अपने 4 P's के। मतलब कि इफ यू आर एट इंट्रोडक्शन स्टेज, सो यू मस्ट मेक श्योर दैट व्हाट प्रोडक्ट you will make, what price you will set, what promotion you will use, and how the product will be available to the customers. बच्चों मुझे 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। Till then you guys read this table. तो मार्केटिंग मिक्स के डिसीजंस हम लोग लेते हैं थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमारे डिसीजंस ये रहते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट को, प्राइस को, उसकी प्रमोशन को किस तरीके से जो है वो मैनेज करेंगे। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन स्टेज की, सो इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर द प्रोडक्ट इज द बेसिक वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब आप इनिशियली जो लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट को, आप जो है वो बेसिक वर्जन लॉन्च करते हैं। प्राइस में अंदर अगर देखा जाए तो प्राइस स्कीमिंग की तरफ हम लोग जा सकते हैं, या प्राइस पेनिट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। ये दो स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि अभी हम लोग आगे प्राइस के प्रोडक्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो प्राइस के अंदर बेसिकली प्राइस स्कीमिंग होती है। प्राइस स्कीमिंग होता है कि जब आप हायर प्राइसेस चार्ज करते हो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट होता है मार्केट के अंदर, तो इसलिए यू इनिशियली चार्ज योर हायर प्राइसेस बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट। जैसे अगर टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करी, तो इनिशियली दे चार्ज अ हायर प्राइस। उनकी प्राइस स्कीमिंग थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कोई और इलेक्ट्रिक कार जो है वो मार्केट के अंदर नहीं बना रहा। ठीक है। सो दैट वाज प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। और प्राइस पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो प्राइस प्राइस पेनिट्रेशन इज बेसिकली कि जब आप पेनिट्रेट करने के लिए, मार्केट के अंदर एंटर होने के लिए, आप ये कोशिश करते हो कि आप जो है वो मार्केट के अंदर कम प्राइस चार्ज करो, ताकि मार्केट में जो है वो कम प्राइस चार्ज करने से ये हो जाए कि आपकी जो प्राइस है वो कम होगी,
और कंपटीशन आप दे पाओगे कॉम्पिटिटर्स को, और कस्टमर फिर आप लोग का प्रोडक्ट खरीदेगा। तीसरा है आपका प्रमोशन। प्रमोशन इज बेसिकली जब आप इनिशियली आपका इंट्रोडक्शन स्टेज होता है तो आपका प्रोडक्ट कोई जानता नहीं है, तो आप इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग की तरफ जाते हो ताकि आपकी अवेयरनेस क्रिएट हो मार्केट के अंदर और प्लेस के अंदर। बेसिकली नो वन इज have confidence of keeping your product, so that is why your product is of limited availability. However, जब आप प्रमोशन अच्छी करोगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा रिस्पांस दे रहा होगा, सो यू विल गो टूवर्ड्स ग्रोथ। ग्रोथ स्टेज के अंदर आपका प्रोडक्ट जो है वो उसका वर्जन्स डेवलप करना आप स्टार्ट कर देते हो। एंड इफ प्राइसेस वर हाई दे आर लोअर्ड। अगर प्राइस स्कीमिंग में आपने इनिशियली प्राइस हाई चार्ज करे हुए थे, बट अब आप प्राइसेस अपने कम करना शुरू कर देते हो। एंड अगर प्राइसेस आपके लो होते हैं तो आप उनको हाई करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अब मार्केट में हिट हो गया है और वो ग्रो कर रहा है। फिर उसकी वजह से रेस्टोरेंट्स वगैरह करते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह इनिशियली प्राइसेस कम रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, सही है, लेकिन जैसे ही जो है वो आपके प्रोडक्ट मशहूर होना शुरू हो जाते हैं, फिर उनके आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन में ब्रांड बिल्डिंग, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट वगैरह आ जाती हैं। ब्रांड बिल्डिंग, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट वगैरह आप ग्रोथ स्टेज पे कर रहे होते हो, प्लेस में आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा जहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। देन कम्स द मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज के अंदर आप नए वर्जन्स रिलीज करते हो, आप कंपेटिटिव प्राइसिंग चार्ज करते हो, आप कंपेटिटिव एडवर्टाइजिंग जो है वो दिखा रहे होते हो मार्केट के अंदर, और आपकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। दैट मीन्स कि यू आर अवेलेबल एट मोस्ट ब्रांचेस, एट मोस्ट रिटेल स्टोर्स। और डिक्लाइन के अंदर बेसिकली आप कोई नया वर्जन या नया प्रोडक्ट नहीं बनाते। व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज यू विथड्रॉ द प्रोडक्ट, योर प्राइसेस आर लोअर्ड, एंड प्राइसेस लो करने के बाद आप अपनी एडवर्टाइजिंग में ये दिखा रहे होते हो कि भाई आपने जो है वो प्राइसेस कम कर दिए हैं और डिस्काउंट अवेलेबल है और करीबी आप अपनी जगह से जाके खरीद लें। और यहाँ पे रिटेलर आपका अगर प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है तो रिटेलर आपका नया प्रोडक्ट स्टॉक नहीं करता, और जो वो पुराना स्टॉक रखा हुआ होता है सिर्फ उसको सेल कर रहा होता है। सो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और इन 4 स्टेजेस में हमारे जो 4 P's हैं उनके ये डिसीशंस हो रहे होते हैं मार्केट के अंदर। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मेच्योरिटी स्टेज को एक्सटेंड करने के लिए आप एक्सटेंशन स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हो। तो व्हाट इज एक्सटेंशन स्ट्रेटजी? इट इज सिंपली अ वे ऑफ इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द मेच्योरिटी स्टेज। और ये कैसे होता है? आप नए वेरिएशंस लेकर आ जाते हो प्रोडक्ट में, जैसे चिल्ड्रंस वर्जन निकाल दिया, अगर आपका मेल प्रोडक्ट था तो फीमेल प्रोडक्ट निकाल दिया। सेल इनटू न्यू मार्केट्स, नई मार्केट्स को आप टारगेट करने की कोशिश करते हो। जैसे आप एक स्पेसिफिक एरिया में टारगेट कर रहे थे या एक कंट्री में टारगेट कर रहे थे, अब आप किसी और कंट्री में चले जाओ क्योंकि ये कंट्री में आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन पे चला गया, सो यू स्टार्ट योर प्रोडक्ट समवेयर एल्स। मेक स्मॉल चेंजेस टू द प्रोडक्ट्स डिजाइन, कलर और पैकेजिंग। प्रोडक्ट के अंदर कुछ छोटे छोटे चेंजेस लेकर आ जाते हो ताकि प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग और यूनिक लगे दोबारा से। यूज अ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन, नई एडवर्ट्स बनाते हो ताकि लोगों को लगे या कोई मतलब जो कोई ऐसा एक्टर जो कि डिमांड में है या जो कि जिसके फैंस अभी बहुत बढ़ रहे हैं उसको आप एड वगैरह में ले आते हो, तो थोड़ी बहुत और सेल्स हो जाती हैं आपकी। इंट्रोड्यूस अ न्यू इम्प्रूव वर्जन ऑफ द ओल्ड प्रोडक्ट। जैसे आईफोन 15 के बाद 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो मतलब कि क्या है कि इम्प्रूव्ड वर्जन आप लेकर आओ। इम्प्रूव वर्जन लेकर आओगे तो अपने पुराने ही प्रोडक्ट का, तो इससे आपका जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है वो एक्सटेंड होती रहेगी। एंड सेल थ्रू एडिशनल डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स। एडिशनल डिफरेंट रिटेल आउटलेट्स के थ्रू आप बेचो ताकि जिन एरियाज में आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचा उन एरियाज में भी आपका प्रोडक्ट पहुंचे और आपका प्रोडक्ट की जो मेच्योरिटी स्टेज है वो इंक्रीज हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कराची में सेल कर रहे थे सिर्फ, आप लाहौर में सेल करना स्टार्ट करो, फिर लाहौर में बाद इस्लामाबाद में सेल करना स्टार्ट करो, पेशावर में सेल करना स्टार्ट करो, ताकि जैसे जैसे नए एरियाज होंगे ना वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट होती रहेगी। मतलब दोबारा से, अब कराची में आपने बेच दिया, कराची में आप पहुंच गए मेच्योरिटी पे, ठीक है। अब लाहौर में जाओगे तो लाहौर में तो आपका फिर स्टार्ट से इंट्रोडक्शन होगा, राइट? फिर इंट्रो, फिर ग्रोथ, फिर मेच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। फिर यहाँ पे जो है वो मेच्योरिटी भी पहुंच गए, फिर आप किसी और सिटी चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक ही जगह नहीं रहो बल्कि डिफरेंट सिटीज में बेचो, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है उसका लाइफ साइकिल दोबारा से चलता रहे।
सो दिस इज व्हाट योर प्रोडक्ट इज। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये डिस्कस करा कि प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है, ब्रांडिंग क्यों जरूरी है, और किस तरीके से हमारा पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है, और व्हाट इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड हाउ द डिसीजंस आर मेड इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर चैप्टर, दैट इज द प्राइस। 5 मिनट का आप लोग ब्रेक लेना चाहें तो ले लें, फिर स्टार्ट करते हैं प्राइस। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों प्रोडक्ट? जी सर। Yes, sir. अच्छा जी। अब जी बच्चों आप लोग आ गए? जी सर। Yes, sir. ऑलराइट, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्राइस। ठीक है, सो व्हाट इज प्राइस? प्राइस क्या होती है? प्राइस इज द कॉस्ट टू अ कस्टमर। प्राइस बेसिकली कॉस्ट टू अ कस्टमर। कस्टमर को जब भी कोई प्रोडक्ट है तो वो उसके लिए एक प्राइस पे करता है। और प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि प्राइस से रिलेट करती है, साइकोलॉजिकल रिलेशन भी एक तरीके से होता है। प्राइस से रिलेट करता है आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की, कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। जैसे साइकोलॉजिकल रिलेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि महंगा प्रोडक्ट होगा तो अच्छी क्वालिटी का होगा, सस्ता प्रोडक्ट होगा तो सस्ती क्वालिटी का होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। तो प्राइस इज बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट में ज़्यादा सेल्स भी गेन कर सकता है, और मार्केट में वो लॉसेस भी कर सकता है। तो प्राइस को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर कि हम लोग समझ लें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। नाउ व्हाट इज पीईडी? पीईडी मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कस्टमर्स टू अ चेंज इन प्राइस। पीईडी क्या मेजर करता है? पीईडी मेजर करता है कि भाई अगर आपके प्राइसेस में चेंज आते हैं तो उन प्राइसेस में चेंज आने की वजह से कस्टमर की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। दैट मीन्स कि एक प्रोडक्ट की पीईडी का मतलब, या पीईडी को अगर हम कैलकुलेट करें किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो ये बताता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से मार्केट में डिमांड कितनी डिक्रीज हुई है, या फिर प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होने की वजह से मार्केट में कितनी डिमांड इंक्रीज हुई है। सो इट मेजर्स द चेंज इन कस्टमर डिमांड ड्यू टू a change in price, due to change in price। ठीक है, so this is what PED measures। so price elastic demand होती है is where consumers are very sensitive to a changes in the price। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिव है टू द चेंज इन डिमांड। मतलब कि आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है अगर आप प्राइस में स्लाइटली चेंज करते हो। और अगर आप प्राइस में, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस को आपने थोड़ा सा डिक्रीज करा तो डिमांड बहुत ज्यादा से इंक्रीज हो गई। और अगर आपने जो है वो प्राइस को जो है वो इंक्रीज करा तो आपकी जो है वो डिमांड में बहुत ज्यादा डिक्रीज आ गया। क्योंकि प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप होता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस जब कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड में बहुत ज्यादा फॉल आ रहा है, और प्राइस अगर कम हो रही है तो डिमांड में बहुत ज्यादा राइज आ रहा है। सो दिस इज बेसिकली इलास्टिक डिमांड। तो दिस इज मोस्टली व्हेन मेनी सब्स्टिट्यूट्स टू द प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल प्राइस इंक्रीजेस 5% एंड सेल्स डिक्रीजेस बाय 15%। तो ये तभी होता है जब आपका मार्केट में कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, और आपने जहां प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ाई, मतलब यहाँ पे 5% प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 रुपए लेते हैं, 5% का मतलब है 10.5। अब 10.5 अगर आपकी प्राइस हो गई तो उसकी वजह से लेट्स सपोज अगर 100 यूनिट्स डिमांड हो रहे थे तो अब 85 यूनिट्स डिमांड हो रहे हैं। तो 0.5 के चेंज में 15 यूनिट गिर गए। तो मतलब ये डिमांड का चेंज काफी ज्यादा है, और इसकी वजह से आपकी जो पीडी है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक, और इसी का ऑपोजिट होता है इन इलास्टिक डिमांड।
इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? व्हेन द प्राइसेस चेंज होती हैं, और प्राइसेस चेंज होने के बाद आपकी डिमांड में इतना ज्यादा कोई चेंज नहीं आता। तो प्राइस अगर 15% इंक्रीज हो जाए, लेकिन सेल्स आपकी सिर्फ 5% डिक्रीज होती है, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी प्राइस 10 रुपए से 25 रुपए हो जाए, लेकिन आपकी डिमांड में 100 से सिर्फ 95 यूनिट्स तक का फॉल आता है। सही है? इसका मतलब ये है, तो 25 मतलब 15 रुपए, $15 बढ़ने के बाद भी सिर्फ 5 यूनिट्स आपकी डिमांड फॉल हुई है। तो देखा जाए तो प्राइस में चेंज ज्यादा है, लेकिन यूनिट्स में चेंज कम है। तो ये यूजुअली होता है कोई लाइफ सेविंग ड्रग के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो लाइफ सेविंग ड्रग या लाइफ सेविंग मेडिसिन जो होती है आपकी, वो यूजुअली आपकी इस तरीके से काम करती है कि उसकी प्राइस जितनी भी हो जाए, उसकी प्राइस जितनी भी हो जाए, लोग उसको डिमांड करेंगे बिकॉज इट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। तो इसको हम कहते हैं प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? Yes, sir. तो दिस इज व्हाट पीईडी इज। तो अब आप लोग को मैं एक सवाल पूछता हूँ, हम लोग को पीईडी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। पीईडी कहता है कि भाई अगर इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड के अंदर जो है प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया, मतलब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। ठीक है? और इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है, या प्राइस इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि प्राइस में जितना भी चेंज आ जाए, इंक्रीज ज्यादा हो या डिक्रीज ज्यादा हो, डिमांड में बिल्कुल भी चेंज या बहुत मिनिमम चेंज आता है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि अगर एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, ऐसी मार्केट है जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है और वहां पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मुझे आप ये बताएं कि आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे या कम प्राइस चार्ज करोगे? कम। कम प्राइस चार्ज करोगे, क्यों? क्योंकि क्योंकि आपकी वहाँ जो, पे बहुत कंपटीशन, अगर ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं हमसे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहां पे आपकी जो पीईडी है वो इलास्टिक है। और अगर कोई ऐसी मार्केट है जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, तो वहां पे आप प्राइस क्या चार्ज करोगे? फिर वहां पे हम अपनी मर्जी के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे कंपटीशन नहीं है तो लोग प्रोबेबली हमसे ही खरीदेंगे फिर। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग हायर प्राइसेस चार्ज करेंगे टू अर्न हायर रेवेन्यू, क्योंकि वहां पे कोई और कंपटीशन है नहीं। एंड द पीईडी विल बी इन इलास्टिक। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीईडी। और इसी हिसाब से फिर हम लोग अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मार्केट में निकालते हैं अपनी पीईडी, कि हमारी पीईडी है क्या, वेदर द पीईडी इज इलास्टिक or whether the PD is inelastic, and then we work on our pricing strategies. प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है बच्चों? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालते हैं कि प्रोडक्ट बन कितने का रहा है, और उसके ऊपर एक प्रॉफिट का मार्कअप ऐड करके हम लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है वो लेट्स सपोज पेपर बना रहे हैं। ठीक है? एक पेपर बनाने की कॉस्ट आती है $1, और वो उस पर अपना 100% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हर पेपर पे 100% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो अब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या करेंगे वो ऐसा, कि वो इसकी प्राइस मतलब कितनी की सेट करेंगे कि वो 100% प्रॉफिट भी कमाए और अपनी कॉस्ट भी कवर करें। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में आप क्या करते हो, आपके पास कॉस्ट है, कॉस्ट का आप प्रॉफिट मार्कअप जो है उसका परसेंटेज निकाल देते हो। जैसे कि एक का 100% होगा 1। ठीक है? और देयर फॉर प्राइस क्या होगी आपकी 1 + 1। तो आप पेपर कितने का बेचोगे? $2 का बेचोगे, ताकि आपका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, $1 कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी कवर अप हो जाए, और उसी के साथ साथ जो 100% प्रॉफिट आपने पर पेपर पे कमाना है वो भी कवर हो जाए। तो आप जो है वो पेपर कितने का बेचोगे? $2 का बेचोगे। समझ आ रही है बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स बना रहे हैं जूते।
जूते बनाने की कॉस्ट उनको आ रही है लेट्स सपोज $300, और इस पे वो कमाना चाहते हैं 200% प्रॉफिट। अब 200% प्रॉफिट का मतलब ये है कि 300 का अगर हम 200% निकालें तो ये आ जाएगा 600। ठीक है, तो $600 का ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ वो अपनी कॉस्ट भी कवर अप करना चाहते हैं। तो कॉस्ट इस 300 प्लस जो प्रॉफिट उनको अर्न करना है वो है 600। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होगी हमारी, $900। तो दिस इज व्हाट कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज, कि जब आप पूरी कॉस्ट अपनी कैलकुलेट कर लेते हो और कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद आप प्राइस अपना सेट करते हो बाय एडिंग अ प्रॉफिट मार्कअप टू इट। समझ में आ गया ये स्ट्रेटेजी बच्चों? Yes, So sir. benefit क्या है? This method is easy to apply and each product earns a profit for the business. So हर एक प्रोडक्ट के पर यूनिट पे आप प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो अपना 200%, 100%। तो बेसिकली हर एक यूनिट पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो बेसिकली दिस इज अ क्वाइट प्रॉफिटेबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, however limitations क्या है, does not consider competitors price। आप $900 का जूता बेच रहे हो लेकिन कॉम्पिटिटर मार्केट में 700 का सेल कर रहा है, तो आपका तो ये प्राइस बहुत ज्यादा हुआ। और अगर आप कंपटीशन ज्यादा है मार्केट के अंदर तो आप इस प्राइस पे कोई भी नहीं खरीदेगा आपके शूज। फिर डज नॉट कंसिडर द कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम को भी ये कंसिडर नहीं करता। कंज्यूमर इनकम को कंसिडर करने की क्या बात है भाई? देखें, अगर आप प्राइस सेट कर रहे हो, कोई $900 आपने जूतों की प्राइस सेट करी, क्या जिस मार्केट में आप ये एंटर कर रहे हो या सेल कर रहे हो, क्या वहां पे लोगों की इनकम इतनी है कि वो $900 का जूता खरीद लें आपसे? तो ये भी आप कंसिडर नहीं कर रहे होते इस स्ट्रेटेजी के अंदर। सो ओवरऑल स्ट्रेटेजी सही है, लेकिन द अदर थिंग शुड आल्सो बी कंसिडर्ड। फिर बात करते हैं कंपेटिटिव प्राइसिंग की। नाउ व्हाट इज कंपेटिटिव प्राइसिंग? कंपेटिटिव प्राइसिंग इज जब आप अपने कॉम्पिटिटर के या तो हिसाब से, मतलब अगर वो $10 की चीज सेल कर रहा है तो आप भी $10 की चीज सेल करोगे, या तो आप उसके हिसाब से प्राइसिंग सेट कर रहे हो, या फिर उससे बस थोड़ा सा नीचे, जैसे वो $10 की आप सेट कर रहे हैं तो आप $9 की सेल कर रहे हो। दिस इज व्हाट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इज। So it is when the product is priced in line with or just below competitors' price to try to compete more, capture more market. So benefit ये है कि competitor के customers को आप attract कर सकते हो, और इसका drawback ये है कि it could result in making a loss if costs are higher। अगर आप $9 का सेल कर रहे हो लेकिन आपको कॉस्ट ही $11 की पड़ रही है, तो $9 पे बेचना मतलब नुकसान करना है। And could lead to all damaging price war as competitor might decide to lower its price in return। कॉम्पिटिटर $10 का सेल कर रहा है, आप मार्केट में आके $9 का सेल करते हो। कॉम्पिटिटर यही देखते हुए $8 का सेल करता है, फिर आप $7 कर देते हो। फिर कॉम्पिटिटर $6 का करता है, आप जो है वो $5 का कर देते हो। तो बेसिकली आप लोग कर क्या रहे हो, दोनों दोनों अपने अपने प्रॉफिट मार्जिन को गिरा रहे हैं। तो ये होती है प्राइस वॉर। प्राइस वॉर के अंदर जो है वो कंज्यूमर को फायदा होता है, लेकिन नुकसान किसको होता है, बिजनेसेस को। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करते 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 बिल्कुल मिनिमम प्रॉफिट पे आ जाती है। ठीक है, तीसरा है आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग। थर्ड इज योर पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अच्छा जी, तीसरी स्ट्रेटेजी आपकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज बेसिकली द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दैट यू नीड टू एंटर इनटू द मार्केट। पेनिट्रेट करना होता है एंटर करना। तो penetration pricing is when the price is set lower than the competitor's price in order to be able to enter a new market। अब इन दोनों में फर्क क्या है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में? कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में आप ऑलरेडी मार्केट का पार्ट होते हो और आप एंटर नहीं हो रहे हो, आप ऑलरेडी मार्केट में हो, लेकिन आप दूसरों से compete करने के लिए अपनी प्राइसेस कम कर देते हो। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में होता है कि आप मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते, मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर बैठा है, तो अब आप एंटर हो रहे हो मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके, तो कंपटीशन करने के लिए आप क्या करोगे, लोअर प्राइस चार्ज करोगे। सही है?
तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी एक तरीके से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, लेकिन इसके अंदर फर्क यह है कि इसके अंदर बिजनेस जो है वो नई मार्केट में एंटर हो रहा है। तो उस नई मार्केट में एंटर होने के लिए बिजनेस को जो है वो प्राइसेस अपनी लोअर करनी पड़ती हैं, दैट ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द मार्केट, ही इज एंटरिंग द मार्केट। तो इट इज इजी टू एंटर अ मार्केट। ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से बेनिफिट ये है कि आपको आसानी से मार्केट में जगह मिल जाती है, एंड इट अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, तो जाहिर सी बात है आपका रेवेन्यू बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपने मार्केट में पेनिट्रेट करा एक पर्टिकुलर प्राइस लेके, जैसे $10, और कुछ टाइम बाद आपने $15 कर दिया अपने प्राइस, कस्टमर यहाँ पे हो जाएगा नाराज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बर्गर जॉइंट खोलते हैं और बर्गर आप जो है वो इंट्रोडक्टरी प्राइस पे लॉन्च करते हैं, तो तब तो बहुत सारी सेल्स होती हैं। लेकिन जब आप पैसे जैसी प्राइस बढ़ाते हो, तब क्या होता है, सेल्स गिरना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर नाराज हो गया और कस्टमर जो है वो आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, और उसकी वजह से आप पे फिर एक ब्लॉकेट लग जाता है। ब्लॉकेट क्या होता है, बेसिकली आप अपने प्राइसेस को फर्दर फ्यूचर में नहीं बढ़ा पाते ड्यू टू द कंपटीशन, या फिर आपका कस्टमर नाराज हो जाएगा इसलिए। So these are your penetration pricing benefits and limitations. Moving on to price skimming. अब प्राइस स्कीमिंग भी एक नए बिजनेस ही करता है, और ये नया बिजनेस जो है वो मार्केट में अकेला होता है इसलिए करता है। सो प्राइस स्कीमिंग इज वेयर अ हायर प्राइस इज सेट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट ऑन द मार्केट। तो या तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही नया है मार्केट के लिए, जैसे कि टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स निकाली थी, तो इनिशियली दे चार्ज अ हायर प्राइस। व्हाई? बिकॉज इट वाज अ कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। न्यू प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट तो गाड़ी है लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज है, फ्यूल कंज्यूम नहीं करेगी। घर के अंदर चार्जर की तरह कनेक्ट करो और चलाओ गाड़ी। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक रिमोट कंट्रोल गाड़ी जो नहीं होती बच्चों की, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। तो ये एक यूनिक चीज थी जो कि काफी ज्यादा हिट हुई मार्केट में। सो बेनिफिट्स क्या है इसके? ऑफन यूज्ड फॉर हाईली एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट्स सच एज अ न्यू फोन और वीडियो गेम, people are willing to pay more to use the product first, which leads to higher revenue. जैसे कोई मूवी है, उसका आप पे प्रीमियर देखना है, प्रीमियर मतलब कि बगैर कोई किसी और ने नहीं देखी भी लेकिन आपने देखना है, तो उसके टिकट प्राइसेस यूजुअली हाई होते हैं। कि अगर आपको एक्सक्लूसिव चाहिए चीजें, या आपको ऐसी चीजें चाहिए जो किसी और ने पहले नहीं देखी और सबसे पहले आपके पास आए वो, तो उसके लिए आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग का इस्तेमाल करता है बिजनेस, ताकि उसको ज्यादा रेवेन्यू हो सके। गिव्स एन इमेज ऑफ एक्सक्लूसिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस स्कीमिंग से आपका प्रोडक्ट एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लगना शुरू हो जाता है मार्केट के अंदर, कि बस यही प्रोडक्ट है और इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं है। लिमिटेशंस क्या है कि if the fall in the prices is very high, the early buyers can get disappointed. फॉर एग्जांपल एक नई गाड़ी लॉन्च होती है मार्केट में, और उसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस होता है, क्योंकि वो नया कॉन्सेप्ट की गाड़ी है, उसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस होता है वो होता है $6 लाख, $6 लाख। लेकिन असल में होता है क्या है कि कुछ अरसे बाद उसकी प्राइस हो जाती है, लेट्स सपोज $3 लाख, विच इज ऑलमोस्ट अ हाफ। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो, जिसने 6 लाख की गाड़ी खरीदी, उसने देखा मार्केट में 3 लाख की हो गई है वो गाड़ी, तो वो तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा। तो ये है, तो प्राइस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है प्राइस गेमिंग में। अगर आपकी सेल्स बंद हो गई, बंद होना शुरू, जैसे किया स्टॉनिक ने करा था भाई, अगर उसकी जैसे कि स्टार्टिंग में गाड़ी थी 50 लाख रुपए की, ठीक है, अब वो 50 लाख की नहीं थी, 70 लाख रुपए की गाड़ी थी, हाँ। अब वो 70 लाख रुपए पे लोगों ने खरीदी, ठीक है। अब 70 लाख से एकदम से एक दिन में ही उन्होंने क्या करा, अपनी गाड़ी की प्राइस कट ऑफ कर दी 40 लाख पे। तो सीधा सीधा 30 लाख या 20 लाख का लोगों को हो गया नुकसान। मतलब एक दिन पहले जिसने 60 लाख या 70 लाख की किया स्टॉनिक खरीदी गाड़ी, तो उनको तो सीधा सीधा 30 लाख का नुकसान हो गया। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, दिस टेक्निक। फिर रिड्यूसिंग द प्राइस कैन अफेक्ट द एक्सक्लूसिव इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप प्राइस रिड्यूस करोगे प्रोडक्ट की, तो आपकी प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिव जो इमेज है उसको भी जो है वो आप कट डाउन कर सकते हो। कि पहले प्रोडक्ट की अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी ड्यू टू द प्राइस एक्सक्लूसिविटी, लेकिन अब क्या हुआ, आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो डिक्रीज होने की वजह से आपके प्रोडक्ट की एक्सक्लूसिविटी खत्म हो गई।
क्लियर हो गई बात यहाँ से? फिर उसके बाद चलते हैं प्रमोशनल प्राइसिंग पे। अब प्रमोशनल प्राइसिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट जो है वो इनिशियली स्टार्ट होता है एट अ वेरी लो प्राइस। यूजुअली हम इसको इंट्रोडक्टरी प्राइसेस जो होती हैं हमारी, उस पे हम लोग जब प्राइसेस बहुत लो चार्ज करते हैं ताकि कुछ अरसे के लिए आपकी सेल्स बढ़ जाए और प्रोडक्ट आके लोग ट्राई करें, और प्रोडक्ट ट्राई करके अपना रिव्यू दें, अपना फीडबैक दें, और अगर उनको प्रोडक्ट पसंद आ गया तो दे माइट बी विलिंग टू पे अ हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कंज्यूमर सरप्लस। बेसिकली वो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप जाके मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं एट अ सर्टेन प्राइस, और प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद आपको लगता है कि यार या तो इसकी प्राइस ज्यादा होनी चाहिए थी, ये सस्ते में बेच रहा है, या तो इसकी प्राइस कम होनी चाहिए थी और ये महंगा बेच रहा है। ये दो चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लेट्स सपोज एक नया बिरयानी का सेंटर खुलता है, आप जाके वहां पे बिरयानी खाते हैं 500 रुपए की। वो 500 रुपए की बिरयानी खा के आपको लगता है कि यार ये तो बड़ी महंगी बिरयानी है और इसकी इतनी कोई खास बिरयानी नहीं है। आम नॉर्मली जो है वो होटलों पे ये 200 रुपए की मिल जाती है, लेकिन 500 रुपए इज वेरी हाई। सही है। फिर उसके बाद आप जो है वो लेट्स सपोज किसी बर्गर जॉइंट पे जाते हैं, वहां पे आप खाते हैं 300 रुपए का बर्गर, लेकिन वो बर्गर इतना अच्छा होता है कि आपको लगता है कि यार ये तो 300 रुपये बहुत कम चार्ज कर रहा है इसके, एटलीस्ट इसको 500 600 का तो होना चाहिए था। तो दैट इज व्हेन द प्रमोशनल प्राइसिंग किक्स इन। बेसिकली वो जो 300 का बर्गर है अभी, वो 300 का जो बर्गर है वो एक इंट्रोडक्टरी प्राइस है, ताकि लोग आके उसको टेस्ट करें और देखें कि कैसा लग रहा है उनको बर्गर। और जब लोगों का ये रिस्पॉन्स होगा कि यार ये तो 500 का होना चाहिए, देन इज द पॉइंट वेयर द प्राइस विल इंक्रीज। तो प्रमोशनल प्राइस में अब जब भी मार्केट में या अपने बिजनेस के अंदर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते हो, तो आप उसकी प्राइसेस कम रखते हो। और प्राइसेस कम इसलिए रखते हो ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में अपनी जगह बनाए, लोग उसको कंज्यूम करें, और लोग उसके लिए ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि कुछ अरसे बाद आप अपनी प्राइसेस को बढ़ा दो। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इट इज यूजफुल टू गेटिंग रेड ऑफ अनवांटेड इन्वेंट्री दैट विल नॉट सेल। अब कभी कभार ये होता है कि कोई पुराना आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है, उस वो बिक ही नहीं रहा, पुराना हो चुका है, आउट ऑफ डेट हो चुका है, उसको बेचने के लिए भी आप प्रमोशनल प्राइसिंग का इस्तेमाल करते हो। उसके अंदर क्या होता है कि आप अपना स्टॉक खत्म करने के लिए आप उस पर सेल लगा देते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मोबाइल फोन शॉप है, तो ये मोबाइल फोन एसेसरी शॉप है, कोई एसेसरीज नहीं बिक रही। अब लेट्स सपोज नया आईफोन आ गया, तो पुराने वाले आईफोन के कवर्स कम हो जाते हैं डिमांड के अंदर, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसको सेल करने के लिए इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग वगैरह चार्ज कर रहे होते हैं, सॉरी प्रमोशनल प्राइसिंग वगैरह चार्ज कर रहे होते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट जल्दी से मार्केट में सेल हो जाए। देन इट कैन हेल्प टू रिन्यू इंटरेस्ट इन अ प्रोडक्ट इफ सेल्स आर फॉलिंग। तो ये एक तरीके की आपकी एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी भी होती है कि अगर लोगों का जो है वो प्रोडक्ट से दिल भर गया, तो उसको और इस्तेमाल करवाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उनका रिन्यू कराने के लिए इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स का वो लोग प्रमोशनल प्राइसिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई गेम है PS5 में या Xbox में कोई गेम आती है, इनिशियली वो गेम जो है वो काफी ज्यादा जो है वो सेल हो जाती है, लेकिन कुछ अरसे बाद जो है वो उस गेम की प्राइस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक रखा हुआ है उसको खत्म करना है, या फिर लोगों का नया जो इंटरेस्ट है वो दोबारा से उस गेम में लेकर आना है। तो इसलिए वो क्या कर देते हैं, प्राइसेस को थोड़ा लोअर कर देते हैं ताकि दोबारा से उसकी सेल्स अचीव हो जाए। लिमिटेशंस क्या है कि द रेवेन्यू विल बी लोअर, क्योंकि आप प्राइसेस चार्ज अब कम कर रहे हो तो आपका रेवेन्यू गिर जाएगा। एंड इट माइट लीड टू अ प्राइस कंपटीशन विद कॉम्पिटिटर्स। तो प्राइस वॉर्स दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप प्रमोशनल प्राइसिंग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक बच्चों? प्रमोशनल प्राइसिंग समझ आता है? हेलो? Yes, sir. जी ऑलराइट, सर। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, दैट इज डायनामिक प्राइसिंग। अब डायनामिक प्राइसिंग क्या होता है? डायनामिक प्राइसिंग इज व्हेन business charge product prices usually when selling online depending on the level of demand. अब फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोला, ठीक है, अली भाई मुझे ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कि सर लेट्स सपोज मैं शर्ट सेल कर रहा हूँ,
तो मुझसे मैं मेरा एक शर्ट का आर्टिकल है, इनको पसंद आता है, ये मुझसे पूछते हैं सर प्राइस कितने की है, मैं उनको कोट करता हूँ 5,000। ठीक है, 5,000 कोट करता हूँ, ये थोड़ा सा बार्गेन करके मेरे से ले लेते हैं, लेट्स सपोज 3,000 की। ठीक है, 3,000 की शर्ट की मेरे से चार्ज कर लेते हैं। फिर लेट्स सपोज सना मुझे मैसेज करते हैं, सर ये शर्ट कितने की है भाई, मैं इनको यही कोट करता हूँ 5,000। लेकिन ये मेरे से बार्गेन नहीं करती है, बोलती है ओके आप मुझे ये शर्ट सेल कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट को मैंने दो लोगों को डिफरेंट प्राइसेस पे सेल कर दिया। तो दिस इज नोन एज डायनामिक प्राइसिंग। तो डायनामिक प्राइसिंग इज व्हेन यू सेल द प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डिमांड, कि लोग उसकी क्या डिमांड कर रहे हैं, या लोग जो है वो उसके बदले में कितना पैसा देने को तैयार है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्राइस उनकी चार्ज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अक्सर गाड़ियों के एड्स देखे होंगे आपने, फेसबुक वगैरह पे आ रहे होते हैं, या कोई भी ऑनलाइन स्टोर्स के ऐड देखे होंगे आपने, उसमें लिखा हुआ होता है कि इनबॉक्स फॉर प्राइसेस। अब वो इनबॉक्स पे बनाने का चक्कर यही होता है कि जितने में आप कट जाओ, मतलब कि जितने प्राइस में आप एग्री हो जाओ टू पे, आपको वो एक सर्टेन प्राइस बताता है। सही है, आप जो है वो उससे बार्गेन करते हो। कोई 4,000 दे रहा होगा, कोई 3,000 दे रहा होगा, कोई 5,000 में ही ले लेगा चीज। तो मतलब इस तरीके से क्या होता है कि आपका रेवेन्यू जो है वो किन कस्टमर से ज्यादा आ जाता है, किसी कस्टमर से कम आता है, तो ओवरऑल वो बैलेंस हो जाता है। दिस इज व्हाट डायनामिक प्राइसिंग इज। क्लियर हो गई बात? जी। बट इसके अंदर ये है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब वो कस्टमर जो कि प्राइस सुन के भाग जाए, वो बिल्कुल भी बात ना करे, क्योंकि उसको लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा ही प्राइस है, मैक्सिमम कितना कम कर लेगा। सही है, जैसे मैं अगर कहीं मैसेज करता हूँ, मैं बोलता हूँ यार ये कितने का है, वो बोलता है भाई 50,000 का, तो मैं बोलूंगा यार 50,000 की चीज सेल कर रहा है, मैक्सिमम 2,000 3,000 कम कर लेगा। तो मैं प्राइस सुन के ही जो है वो चला जाऊंगा कि नहीं यार मैं फिर इससे और क्या बात करूँ। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप प्राइस ऐसी कोट करो कि कस्टमर इज विलिंग टू बार्गेन एंड विलिंग टू कंज्यूम द प्रोडक्ट। ठीक है, so these are your pricing strategy, and with that we end our pricing chapter as well. ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके पास पेपर क्वेश्चंस करने हैं पेपर 1 के। ठीक है, पेपर 2 के क्वेश्चन और 8 मार्क और 12 मार्क किस तरीके से लिखना है, वो हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इन सितंबर। ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक की classes हमारी लास्ट अगस्त की क्लासेस होंगी, और उसके बाद विल बी मूविंग ऑन टू। अब इसके बाद मार्केटिंग के छोटे चैप्टर्स हैं, 3 और चैप्टर्स हैं, छोटे हैं वो। ठीक है, तो वो हम लोग कल की क्लास में खत्म कर सकते हैं। कल आप सबकी छुट्टी होगी? और चैलम छुट्टी है या जाना है आप लोग को स्कूल या ऑफिस? Yes, sir. सर स्कूल जाना है। स्कूल जाना है, अच्छा। तो कल फिर हमारी जो क्लास होगी वो हम रखते हैं 4 बजे वाली ही क्लास लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली आई ट्राई टू कवर अप द प्लेस एंड प्रमोशन। एंड अनदर थिंग गाइस आई वांट यू टू फॉलो इज दैट के रिवीजन अपना बरकरार रखें। नोट्स आप सबके पास मौजूद है, सारे यूनिट्स के नोट्स मैंने आपको दे चुका हूँ। वी आर डन विथ यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 हमारा हो चुका है कंप्लीट, जिसका मुझे अली को रिवीजन देना है अभी, और वो हम लोग एंड में करेंगे। फिर उसके बाद यूनिट 5 हमारा कम्प्लीटली डन हो गया, और उसमें आप तीनों थे। और यूनिट 3 अभी हमारा चल रहा है। ओके, सो विल बी रिमेनिंग विथ यूनिट 4, 6 और 2। हाँ, ये 3 यूनिट हमारे पास रह जाएंगे टू कंप्लीट, जो कि हो जाएगा क्योंकि यूनिट 4 काफी आसान है। सही है, और मतलब काफी यूनिट 2 काफी शॉर्ट भी है। तो इंशाल्लाह होपफुली हमारा जो है वो सिलेबस एंड हो जाएगा। लेकिन जितना हो रहा है हमारा, सही है, जितना हो चुका है, मतलब यूनिट 1, यूनिट 5 और यूनिट 3 अभी कंटिन्यू है, तो इसको आप याद करना शुरू कर लें, क्योंकि एंड में अगर आप रखेंगे, क्योंकि तो फिर आपको मसला होगा। तो इसको अभी से आप याद करना शुरू कर दें, चीज़ों को स्टार्ट प्रिपेयरिंग
हर दिन का एक टारगेट सेट कर लें कि यार आज के दिन मैं ये चैप्टर करूंगा और इसके ये क्वेश्चंस करूंगा। मतलब चैप्टर नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर हो गया, आज के दिन वो करना है, या इनकम स्टेटमेंट वाला चैप्टर हो गया, आज के दिन वो करना है, रेशियो वाला चैप्टर हो गया, आज के दिन वो करना है। क्योंकि ये रेशियोज वगैरह ऐसे चैप्टर्स हैं जो बच्चा भूल जाता है, एंड में फिर उसको याद करने के लिए टाइम नहीं बचता। तो ये इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें ज़रा। तो आप लोग के पास वर्कबुक भी है, आप लोग के पास नोट्स भी हैं, तो याद करना और वर्कबुक में काम करना वो आपका काम है। तो यू गाइस जस्ट मेक श्योर दैट कि आप लोग वो चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। घर पे मेक श्योर करें कि आप जो है वो चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, चीज़ें याद कर रहे हैं, ठीक है। कोई सवाल, कोई परेशानी जो आप लोग को फेस हो रही हो? No.